नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अजीत। देश के सबसे बड़े प्रशिक्षण संस्थान में फर्जी तरीके से रह रही रूबी चौधरी के सनसनीखेज इल्जामों ने इस पूरे मामले का सच और ज्यादा उलझा दिया है। रूबी जहां कई सवालों के जवाब नहीं दे रही है, तो वहीं उसके किए कई दावे एक एक कर हवा होते नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच रूबी के दावों से कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो उसके आरोपों को मजबूती दे रहे हैं। अब ऐसे में यह सवाल सबसे बड़ा हो गया कि आखिर इस पूरे मामले में शिकार कौन है और शिकारी कौन, और हम इस खास पेशकश में करेंगे इसी पर चर्चा। अपने आरोपों से हड़कंप मचा देने वाली रूबी चौधरी के खुलासों के बाद अब बारी है सवालों की। वो सवाल जो खुद रूबी चौधरी के दावों से खड़े हो रहे हैं, वो सवाल जो मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक की उसकी गतिविधियों से खड़े हो रहे हैं, वो सवाल जो खुद रूबी चौधरी के बदलते बयानों से खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का मतलब सिर्फ इतना है कि रूबी चौधरी जो बता रही है वो पूरा सच नहीं है। फिर रूबी छिपा क्या रही है और क्यों छिपा रही है? पहला सवाल, मुजफ्फरनगर से मसूरी कैसे पहुंची? अगर मैं दिल्ली में कोचिंग करने जा रही थी, मेरठ पढ़ रही थी, तो मुजफ्फरनगर, दिल्ली, उत्तराखंड जाना आना तो कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई उत्तराखंड में ये कहेगा कि यहाँ जॉब अवेलेबल है तो कौन नहीं जाएगा। ये तो बिना बात का नाजायज सवाल है। सौरभ जैन से भी तो सवाल करो, बिना बात का नाजायज सवाल कर रहे हो। कोई सवाल नहीं हो रहा, 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 कोई सवाल नहीं हो रहा। दूसरा सवाल, सौरभ जैन से कैसे मिली? मिलवाया किन लोगों ने? मिलवाने में मेरे एक भैया हैं राम अवतार, उन्होंने मिलवाया। अब फिलहाल टेक्सटाइल केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पीए हैं वो। क्या नाम है? राम अवतार। अब जिस राम अवतार नाम के शख्स की बात रूबी कर रही है, उसका सच जानने के लिए हमने कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार से बात की, जिसके बाद चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। ना, मेरे मंत्रालय में, मेरे निजी स्टाफ में कोई भी इस नाम का पीए नहीं है। आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। सौरभ जैन जिसके बारे में कहा जा रहा है वो बरेली के, उनसे मैं आज तक कभी भी नहीं मिला, ना इस महिला से मिला हूँ, तो मैं कैसे टिप्पणी कर दूं? तीसरा सवाल, परिवार से झूठ क्यों बोला? बताइए, आपके परिवार से बात आई है कि भाई आपने परिवार को लेकर के झूठ बोला, तो कुछ ऐसा भी है कि आपने झूठ बोला कई चीजों को लेकर के? कौन सा झूठ? ये संस्थान में कि आप आईएएस क्वालिफाई हो गए हैं और आप बात नहीं कर सकते उनसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल झूठ बात है ये, बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मुजफ्फरनगर के डीएम कौशल राज शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक रूबी ने परिवार से भी खुद को लेकर झूठ बोला था। जैसी भी बात हुई उसमें लगभग उसने वही फैक्ट्स बताए जो उसके पेरेंट्स ने मुझे बताए थे, और लगभग उसने यही बताया कि वो उसका सिलेक्शन पहले उत्तराखंड पीसीएस में हुआ है, फिर उसका सिलेक्शन कहीं और हुआ है। लेकिन कोई जैसे लाइब्रेरियन पोस्ट की बात थी या ऐसी कोई बातें उसने सामने नहीं लाई। इस बात की तस्दीक खुद रूबी की मां कर रही है। एकेडमी में बेटे बस यही कहा कि इसने पेपर दिए 2-3 बार, कह लगी वो मम्मी मेरा नंबर आ गया उसमें। मैं कहा तो ठीक है, तेरा नंबर आ गया बेटे, हमें दिखाओ। कहने लगी आपको, हाँ मम्मी तुम्हें सब पता लग जाएगा, मम्मी मुझे छोड़ कर, बस हम तो अनपढ़ आदमी है। इसके पापा जी जाके उसे छोड़िए। चौथा सवाल, क्या पति से भी बातें छिपाई? बिल्कुल झूठ है। भाई और पति सिर्फ ये जानना के लिए गए थे कि जॉब का चल क्या रहा है, बस ये जानना गए थे। बाकी उसके अलावा तो उन्हें ना कुछ पता था। मेरे परिवार का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। परिवार को तो बीच में बिना बात के घसीटा जा रहा है, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन रूबी के दावों से उलट रूबी के पति का दावा कुछ और है। रूबी का पति वीरेंद्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके मुताबिक रूबी ने उसे भी वही बताया जो उसके परिवार के लोग जानते थे। जब शादी हमारी 30 तारीख को हो गई तो उसके बाद मेरी उनकी नॉर्मल मुलाकात हुई। हम लोग फरवरी में बिजी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, और वो फिर ट्रेनिंग पे गई नहीं टाइम पे। मैंने कहा यार अगर कोई सिपाही भी जाता है तो वो टाइम पे जाता है ट्रेनिंग पे, वो इतना लेट क्यों हो रही है, और हमेशा डिले होती थी वो। तो मुझे बड़ा डाउट हुआ, मैंने एक दो बार इंक्वायरी किया। मुझे कुछ लोगों के फोन आए, बोले इंटरनेट पे नाम नहीं है।
मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप भरोसा रखो, सब सही है। मैंने आई कार्ड पूछा, उन्होंने मना कर दिया, बोला आई कार्ड मसूरी में। तो मैंने उनके भाई से बात की, 18 मार्च की बात है, 16 मार्च की मैंने बात की। मुझे यार मुझे डाउट है, आप लोग इसमें मेरी सपोर्ट करो और मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए कि ये ओरिजिनल IAS है या नहीं है। रूबी के झूठ की पड़ताल। ये वही घर है जहां पर अब से कुछ दिनों पहले रूबी चौधरी, जो कि फर्जी IAS प्रकरण में फंस चुकी हैं, वो रहा करती थी। और जिस तरीके से बात आसपास के लोगों को जानकारी में निकल कर आ रही है कि यहां पर भी उनका रुतबा एक IAS वाला था, जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उससे साफ होता है कि यहां पर भी वो फर्जी IAS बनकर ही रहती थी और उनका जो रुतबा था वो एक IAS का ही था। मुजफ्फरनगर से मेरठ और मेरठ से लेकर मसूरी तक हर जगह रूबी ने खुद को IAS ट्रेनी बताया। ये बात हम नहीं, वो बयान कह रहे हैं जो रूबी से जुड़े लोगों ने दिए हैं। अब सवाल ये कि इतने सारे झूठ के बीच में आखिर रूबी का असली मकसद क्या था? क्या वाकई सिर्फ वो नौकरी पाने के लिए ही मसूरी में रह रही थी? और क्या वो इतनी मासूम है कि उसे पता नहीं था कि जो फर्जीवाड़ा वो कर रही है उसका अंजाम क्या होगा? मेरठ से राजीव शर्मा, मुजफ्फरनगर से अनुराग चड्ढा, नोएडा से सर्वेश के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता सर्वेश जुड़ गए हैं इस वक्त। सर्वेश ने वो खबर लाई थी, वीरेंद्र से बातचीत की थी, जिसमें कई सारे सवाल भी सर्वेश ने किए थे रूबी के पति वीरेंद्र से। सर्वेश, आप जब बातचीत कर रहे थे और जो कुछ भी रिपोर्ट आपने लाई, जितनी भी बातें वीरेंद्र ने कही, उन सब के आधार पर आपको क्या लगता है? क्या वीरेंद्र बचने की कोई प्लानिंग के तहत ऐसी बातें कह रहा है कि वो अपनी पत्नी को भी, यानी रूबी चौधरी को भी आरोपों के घेरे में रख रहा है, लेकिन साथ साथ वो जितने सवाल रूबी को लेकर करता है उससे कहीं ज्यादा सवाल पूरे सिस्टम को लेकर कर रहा है? तो क्या ये इन दोनों की सोची समझी साजिश के तहत भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि उधर रूबी चौधरी भी कहती है कि सेफर जोन लेकर हर कोई चलता है, इसमें उसका पति भी शामिल है। आपको क्या लगता है, वीरेंद्र की बातें कितनी साफ गोई भरी हैं या फिर वो भी काफी उलझी हुई हैं? देखिए अजीत, मैं अगर आपको बताऊं तो जितनी मेरी वीरेंद्र से बात हुई, करीब वीरेंद्र के साथ मैं आधे घंटे रहा और इन आधे घंटे में वीरेंद्र ने जितनी बातें की, बहुत ही चालाकी से कुछ बातों का उसने जवाब दिया, तो कुछ बातों के लिए अपनी बीवी को कसूरवार ठहराया। लेकिन कसूरवार ठहराने से पहले ही उसने कम से कम कई सवाल उस एकेडमी के ऊपर उठा दिए कि अगर कोई भी सुनने वाला हो तो वो उसमें उलझ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी बीवी कहाँ है, और ये कहा जाता है कि आप अपने बीवी को शादी से पहले जानते हैं, क्योंकि आपके जो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, जो आपके चाचा हैं, उनका कहना था कि जब लड़की के घर वालों ने लड़की को छोड़ दिया था तो उसका खर्च वर्ष आपने उठाया, और जब जो पढ़ाई का खर्च वर्ष है उसको भी आपने उठाया। उसने कहा कि हाँ ये सब कुछ सही था, लेकिन उस लड़की ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे घर के साथ धोखा किया, वो कसूरवार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर तुरंत उसने ये बोला कि अगर उसको सजा मिलनी चाहिए तो उससे बड़े कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने उसको वहां पे जगह दी, जिसके साथ वो 6 महीने वहां पे रही, उसने सारी चीजों का उपभोग किया, और वो लोग आखिर वो उनके तक कैसे पहुंची। उन्होंने कई सवाल और कई लोगों से जोड़ते हुए उठा दिए। मैंने कहा कि अगर ये सवाल जो आप उठा रहे हो आपको पता भी होना चाहिए तो आप मुझे बताओ। उसने कहा कि आप तहकीकात कर रहे हो तो आप करो। कुल मिलाजुला के अगर हम बात करें अजीत, तो कहीं न कहीं ये साफ नजर आता है कि ये चालाकी से दिया गया जवाब है और कहीं न कहीं एक सोची सर्जी रणनीति है, क्योंकि इस समय रूबी चौधरी जो है वो बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है और कहीं न कहीं उसको डिफेंड करने का कोई और तरीका नहीं है। इसलिए पहला तरीका तो यही है कि पहले ये कह दिया जाए कि वो आरोपी है, लेकिन उसके साथ इतने और लोगों को कटघरे में खड़ा करा दिया जाए कि किसी एक पे कार्रवाई ना हो, जब कार्रवाई हो तो सब पे कार्रवाई हो और ये साफ हो जाए कि आखिर इसके लिए दोषी कौन है। तो जो मेरी बात हुई अजीत उनसे, वो कम से कम उस आधे घंटे के दरमियान मुझे यही लगा कि जितना जवाब दिया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा मुझे उलझाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो दर्शक हैं उन्हें उलझाने की कोशिश की जा रही है। अजीत बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। सोनू सिंह देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सोनू, जो एसआईटी गठित की गई है इस मामले की जांच को लेकर, और ये कहा गया कि आज वो LBS एकेडमी जाकर उस टीम ने पूरी जांच पड़ताल की है, क्या कुछ ताजा जानकारी इस बारे में, इस मामले में आप तक पहुंच रही है? देखिए अजीत, एक रोज पहले दोपहर के समय से लेकर रात करीब 11:30 बजे तक एसआईटी की टीम की जो मुखिया हैं साजा अंसारी, जो एसपी स्तर की अधिकारी हैं, उन्होंने जो रूबी चौधरी है उनसे बातचीत की। नेहरू कॉलोनी पुलिस थाने की जो चौकी है वहां पर घंटों तक उन्होंने गहनता से बातचीत करी और तमाम सवाल रूबी चौधरी से संबंधित उन्होंने उन जानकारी इकट्ठी की। और इसके अलावा आज की यदि हम बात करें तो आज सुबह से ही एसआईटी की पूरी टीम LBS के लिए देहरादून से रवाना हो गई और वहां पर जाकर LBS में उन्होंने तमाम जानकारी हासिल की। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से भरे दस्तावेज को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा जो दूसरा पहलू
पहलू है, सीसीटीवी कैमरे हैं, कुछ वीडियो क्लिपिंग है, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ लोग हैं जो वहां पर नॉर्मल अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की और कुछ जानकारियों को जुटाया और कुछ जो सामग्री है जानकारी से संबंधित उसको अपने कब्जे में लिया। तो निश्चित तौर पर आज पूरा दिन जो है वो एसआईटी की टीम का एलबीएस परिसर में गुजरा है और ऐसे में शाम के वक्त जब ये जानकारी हमारे पास आई तो निश्चित तौर पर कुछ ये महसूस होने लगा था कि अब दोनों पक्षों को एसआईटी की टीम ने अपनी जानकारी के लिहाज से अपने पास इकट्ठा कर लिया है। तो अब ये बात सामने आ रही है कि एक पक्ष जो रूबी चौधरी है उसको और दूसरा जो पक्ष है जो प्रशासनिक अकादमी एलबीएस उसको, उन दोनों को एसआईटी की जो टीम में शामिल अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने बातचीत कर ली है। अब इस पर मंथन किया जा रहा है। जो पुलिस के और जो एसआईटी टीम के रणनीतिकार हैं वो इस पर एक रणनीति बना रहे हैं कि अब अगला कदम एसआईटी टीम जो है। सवाल है कि एलबीएस एकेडमी इस बात को इतने हल्के में जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए एलबीएस की तरफ से वो क्यों दी जा रही है? इतना भर क्यों कहा जा रहा है कि एक महिला गलत तरीके से, अवैध तरीके से पेइंग गेस्ट के तौर पर एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के घर पर रह रही थी? बात सिर्फ इतनी सी है। राष्ट्रपति के साथ उसने फोटो कैसे खिंचवाई, वो इतने दिनों तक वहां आती जाती कैसे रही, उसके बारे में जो फर्जी पहचान पत्र थे उनको लेकर उसको आधार बनाकर वो किस तरीके से यहां प्रवेश पाती रही और यहां जितनी भी सुविधाएं हैं उन सबका उपभोग करती रही। आखिर इन सब के बारे में एकेडमी क्या कहता है? एकेडमी क्यों नहीं सवाल खड़े करता? देखिए, काफी अहम पहलू आपने जिक्र किया है अजीत। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब रूबी चौधरी ने आरोप लगाए, आरोप के बाद तुरंत जो है अकादमी की तरफ से प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई और पहले से ही आखिरकार जो डीएम मुजफ्फरनगर है उनसे रिपोर्ट मंगाई गई 31 तारीख को ही क्यों? 27 मार्च को रूबी चौधरी यहां से गायब हो जाती है और उसके बाद 31 तारीख को रिपोर्ट मांगी जाती है मुजफ्फरनगर के डीएम से और उसके बाद फिर उस रिपोर्ट को सर्कुलेट किया जाता है और उसमें तमाम चीजें हम कहें कि तमाम सवाल खड़े उसमें किए जाते हैं। और अभी यदि ताजा तस्वीर की हम बात करें तो अभी एक जानकारी हमें और मिली है जो सूचना विभाग के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, जिसको की सर्कुलेट किया है अजीत एलबीएस अकादमी के ही एक ज्वाइंट डायरेक्टर के स्तर के अधिकारी ने, जिसमें साफ तौर पर रूबी चौधरी की तरफ से जो एलबीएस अकादमी के अधिकारियों पर जो सवाल खड़े किए गए थे उन सवालों का खंडन उसमें किया गया है और साफ तौर पर जो डीएम की रिपोर्ट है उसको बेस बनाया गया है और इस रिपोर्ट के आधार पर यह संकेत देने की कोशिश उस जानकारी में की गई है कि जो एलबीएस अकादमी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मिस्टर जैन, उनका उसमें कोई कसूर नहीं है। उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार और बेबुनियाद है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी हमें दी गई है इसमें साफ तौर पर एक सवाल है इसको लेकर जो ये अपनी तरफ से कोशिश की जा सकती है एकेडमी की तरफ से, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों से सीधे बचते हुए एकेडमी भी नजर आती है और यहां पर रूबी चौधरी भी नजर आती हैं और इन्हीं सब में उलझा हुआ है मामला। अब एसआईटी अगर सही से जांच करे तभी बात आ पाएगी, नहीं तो एसआईटी भी कहीं इसी में उलझ के न रह जाए, ये बड़ा सवाल है। आप बने रहे हमारे साथ। रूबी के परिवार वालों की अगर बात करें, रूबी जहां एक तरफ कानून के शिकंजे में है वहीं दूसरी तरफ रूबी का परिवार भी उनके साथ खड़ा नहीं नजर आ रहा है। रूबी के पति वीरेंद्र मलिक का यह कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें नहीं पता था कि रूबी की आईएएस ट्रेनिंग फर्जी थी। वीरेंद्र ने यह माना है कि रूबी गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे बात की हमारे संवाददाता सर्वेश ने। जब न्यूज में आया था फर्स्ट टाइम के वो गायब है, तब वो गायब नहीं थी और वो एसएसपी देहरादून और डीएम से उनकी बात हो रही थी। मुजफ्फरनगर से डीएम है, उनका नाम है कौशल शर्मा, उनसे बात हुई थी उनकी। तो उन्होंने कहा रात में अगर आप लोग रात में कहते हो तो मैं रात में आ जाती हूँ। तो एसएसपी देहरादून ने कहा नहीं मैडम आप सुबह आ जाइए। तो सुबह हमने न्यूज में देखा तो उसमें न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि फर्जी आईएएस करके उनका नाम दिया था। तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया तो उन्होंने तुरंत ही एसएसपी को कॉल किया, बोले जब आपको मेरे साथ बदनामी करनी थी तो फिर मुझे बुला क्यों रहे हो। फिर इनकी क्या बात हुई हमें नहीं पता। फिर ये देहरादून चले गए और जब रहस्य में हालत में गायब दिखाई जा रही थी तब ये गायब नहीं थी, ये वहीं पे किसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। मेरी फोन पे बात हुई थी उनसे। जब शादी हमारी 30 तारीख को हो गई तो उसके बाद मेरी उनकी नॉर्मल मुलाकात हुई। हम लोग फरवरी में बिजी थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ट्रेनिंग पे जाना है और वो फिर ट्रेनिंग पे गई नहीं टाइम पे। मैंने कहा यार अगर कोई सिपाही भी जाता है तो वो टाइम पे जाता है ट्रेनिंग पे, वो इतना लेट क्यों हो रही है और हमेशा डिले होती थी वो। तो मुझे बड़ा डाउट हुआ, मैंने एक दो बार इंक्वायरी किया
मुझे कुछ लोगों के फोन आए, बोले इंटरनेट पे नाम नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया, बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप भरोसा रखो, सब सही है। मैंने आई कार्ड पूछा, उन्होंने मना कर दिया, बोला आई कार्ड मसूरी में। तो मैंने उनके भाई से बात की, 18 मार्च की बात है, 16 मार्च की मैंने बात की। बोले यार मुझे डाउट है, आप लोग इसमें मेरी सपोर्ट करो और मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए कि ये ओरिजिनल IAS है या नहीं है, या ये क्या कर रही है मसूरी में, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने वो मेरे पास आए और मुझे मुजफ्फरनगर बाईपास में मिले और हम लोग 18 तारीख में गए और हमने वहाँ पे एंट्री किया। बाकायदा एंट्री करने के बाद जब मैंने वहाँ पे छानबीन की तो वहाँ पे कहीं पे भी उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। इस चीज की इन्फॉर्मेशन मैंने तुरंत उन्हें दी। मेरा तुम्हारा जब रिकॉर्ड नहीं है फिर तुम लोग यहाँ आते क्यों? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज सही है, आप भरोसा रखो। बस ये था। मैं वहां गया और लड़की गलत है, मैं मानता हूं, या कैसे भी है वो आप लोग देख लेना, इसकी तहकीकात करनी चाहिए आप लोगों ने। मगर मेरे मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं मीडिया में देख रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं ये सारी बातें। वहां पे कोई देव सिंह अधिकारी है, उन्होंने बोला कि रूबी मैडम वहां ज्ञान चला में घूमती हुई हमको मिली। मैं पहली बात ये जानना चाहता हूं कि अकेडमी के अंदर क्या कोई भी ऐसी घूमने चला जाएगा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता? कैसे एंट्री होगी वहां? पहला क्वेश्चन तो ये। इसमें कहीं ना कहीं कोई तो लोचा है। कैसे एंट्री दी गई? क्या ITBP वाले जवान नहीं थे वहां पे? क्या सिक्योरिटी नहीं थी वहां पे? कैसे गई वो वहां? सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये, देव सिंह वहां पे जो 4th क्लास का कर्मचारी है उसकी रूबी से बात होती है और वो अपने रूम में रखता है। जब रूम में रखेगा तो सारा सामान कहां से जाएगा? गेट से जाएगा? नहीं जाएगा। फिर दूसरी बार में सामान कैसे चला गया बगैर चेकिंग के? और यदि कोई भी 4th क्लास का कर्मचारी किसी को भी अपने यहाँ पे किराए पर रख सकता है और यदि ऐसा कोई नियम है तो मैं इसको समर्थन करता हूं। सही नियम है, होना भी चाहिए। और ऐसा नियम अगर है तो फिर उसको सस्पेंड क्यों किया गया? सबसे बड़ी बात। और यदि ऐसा नियम नहीं है तो 6 से 7 महीने तक वो लड़की वहां पर रही, उस 4th क्लास कर्मचारी ने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और यदि किसी को किया है तो किस प्रूफ पे किया है? आप लोग वहां जाइए। उसके बाद कोई सत्यवीर सिंह है जिन्होंने तहरीर दी कि लड़की सुरक्षा अधिकारी है वहां पे, कि ऐसे ऐसे केस है। अगर ऐसा केस है ओरिजिनल, उसने तहरीर दी, तो वो 6 से 7 दिन की छुट्टी पे क्यों जाता है? 6 से 7 दिन की छुट्टी पे क्यों जाता है? लड़की को दिखा रहे हैं कि वो रहस्यमय हालत में गायब है, वो तो गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। तो शिकार कौन और शिकारी कौन? रूबी चौधरी कांड पर हम कर रहे हैं ये चर्चा। किस तरीके से ये मामला आगे लगातार बढ़ रहा है और जितना ही आगे इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ये मामला उलझता नजर आ रहा है। फर्जी IAS ट्रेनिंग का ये मामला। देहरादून से हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता सोनू सिंह और न्यूज रूम से हमारे साथ हैं सर्वेश कुमार। सोनू, एक बात बताइए कि ये जो मामला है इसे जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, चाहे वो LBS एकेडमी की तरफ से हो या फिर रूबी चौधरी की भी तरफ से हो, ये कहा गया कि रूबी चौधरी वहां रह रही थी, लेकिन रूबी चौधरी वहां रहकर 6 महीने से क्या कर रही थी? अगर केवल नौकरी की बात थी वहां तो नौकरी की बात और नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक इंतजार किया जा सकता था। आखिर अंदर रह के, उस रूम में रह के, अंदर जो आवाज था 4th श्रेणी कर्मचारी का देवी सिंह का, वहां वो क्या कर रही थी? देखिए अजीत, रूबी चौधरी से हमने बातचीत की, आज दिन में भी बात हुई, एक रोज पहले भी हमने बातचीत की, स्वयं हमने बात उनसे की। उन्होंने इस सवाल के जवाब में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपने बयान में ये कहा है कि वो परमानेंट नहीं रहती थी, अमूमन आया जाया करती थी। समय जरूर 6 माह का हो गया है, हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वो रहती जरूर थी, भले ही कम दिन रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रही नहीं है। तो उनका रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। और नौकरी के लिए कोई भी व्यक्ति हो वो इतने लंबे समय के लिए नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर रूबी चौधरी जो है वो इतने समय क्यों रहती थी? नौकरी के लिए कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर बिल्कुल कई सवाल थे रूबी से जुड़े हुए जिसके जवाब रूबी ने नहीं दिए। सवाल ये भी है सर्वेश कि जिस तरीके से रूबी के परिवार वालों ने ये कहा कि रूबी ने उनसे ये कहा कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में इसका सिलेक्शन हुआ है और इसके लिए अब वो ट्रेनिंग के लिए नैनीताल एकेडमी जाना चाहती है, और परिवार वालों ने गांव वालों से मिलकर जीप करवाई और वो उस जीप के जरिए इसे भाई और उसके पिता छोड़ने गए, नैनीताल छोड़ने गए। सवाल है कि ये इतना बड़ा झूठ जिसे अब वो स्वीकार नहीं करती। अगर किसी का सिलेक्शन इस तरीके से होता है तो फिर वो लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए क्यों ट्राई करेगा? ये सवाल है सीधा सीधा, और इसका जवाब रूबी ने नहीं दिया है। और परिवार वालों को जिस तरीके से उसने धोखा दिया, इसके बारे में रूबी को तो पता ही होगा कि उसके बारे में किस तरह की बातें सामने चल रही हैं। इसका भी जवाब रूबी की तरफ से या फिर उसके पति की तरफ से नहीं आया है।
देखिए जी, सही बात तो ये कि रूबी चौधरी की बात करें, चाहे उसके पति वीरेंद्र मलिक की बात करें या उसके ससुराल पक्ष की बात करें या मायके पक्ष की बात करें, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सारी चीजें तो सामने साफ हैं। और रूबी की तरफ से ही वो जवाब दिए गए थे जिसमें से ये सारे सवाल निकल के आए हैं और रूबी पूरी तरह से फंस गई है। मायका पक्ष जो है वो ये कहता है कि हम तो बहुत पहले ही रूबी से पल्ला झाड़ चुके हैं, जब वो वीरेंद्र मलिक के साथ गई थी, सारा कुछ वीरेंद्र मलिक ही करता था। ये बात जरूर है कि शुरुआती दौर में पिता ने और भाई ने साथ दिया, वो वहां पे ले जाकर छोड़ के आए। उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि लड़की शुरू से ही गुमराह करती थी। वीरेंद्र मलिक ने भी बिल्कुल साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया, ये कहके कि लड़की ने हमें भी गुमराह किया है। हमें जब पता चला तो हमने तहकीकात किया और हमने खुद आवाज उठाई, इंटरनेट पे देखा, वहां गए हम, वहां जो हमने तहकीकात किया तो पता चला कि ये फ्रॉड है। लेकिन एक सवाल जो एकेडमी की तरफ से भी उठता है, एकेडमी पे भी उंगली उठती है, जिस तरह से सभी लोग खारिज कर रहे हैं इन चीजों को। आप एक बात बताइए कि वहां कुल मिला के लिमिटेड लोग हैं, 180 लोग इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं। 180 में एक महिला और चली जाती है, 181 हो जाती हैं। वहां पे सबको पता है कि कितनी महिला है और कितने पुरुष हैं जो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद भी एक महिला जो आईएएस के कैडर हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती है, जो चीजें मिलती है, जहां तक वो अंदर जाते हैं वहां तक ये महिला जाती है, कोई रोक टोक नहीं है। और यही सवाल उसके पति ने भी उठाया कि हमें भी तो बाद में ये चीज पता चली, लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं कि एकेडमिक की तरफ से क्यों नहीं रोका गया। एक जगह वो देवी सिंह के पास 6 महीने रही है और सारी चीजों का इस्तेमाल किया है, तब नहीं, जब एकेडमी खुद फंसती नजर आ रही थी तो उसने पहले ही डिफेंस करते हुए अपने आप को उसने ये कहा कि भाई हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं था, लड़की हम पे आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल यही है कि अगर रूबी चौधरी के बारे में ये लोगों तक बात पहुंच रही थी कि रूबी चौधरी आईएएस एकेडमी में वहां पर ट्रेनिंग ले रही है, अगर ऐसा नहीं था तो रूबी ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? अगर नैनीताल एकेडमी में उसके जाने की बात सामने आ रही थी, अगर ऐसी बात नहीं थी तो रूबी ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब रूबी चौधरी की तरफ से आए नहीं, और इसीलिए ये पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर शिकारी कौन और इस मामले में शिकार कौन? इसका जवाब तमाम जांच एजेंसियां भी अभी तलाश रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू सिंह और सर्वेश कुमार। और इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं सौरभ जैन की सफाई क्या है। सौरभ जैन ने कहा है कि रूबी चौधरी ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इस तरह का कोई ऑफर नहीं दिया गया। आईएएस एकेडमी, एलबीएस आईएएस एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ ये सफाई पेश की है। सौरभ जैन ने यह कहा है कि मेरे खिलाफ रूबी चौधरी ने जो आरोप लगाए हैं उनका मैं खंडन करता हूं। उसने जो आरोप लगाया है कि 20 लाख रुपए के बदले में उसे लाइब्रेरी में नौकरी दिला दूंगा, इस तरह का कोई ऑफर था, ये बिल्कुल आधारहीन है और मैं इसका खंडन करता हूं। 23 मार्च 2015 को वो मेरे ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड देव सिंह के साथ एक लाइब्रेरी कर्मचारी बनकर आई। उसने सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। जब वो मेरे कमरे में आई थी उस वक्त मैं उसके नाम और उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं जानता था। 31 मार्च 2015 को उसके खिलाफ एफआईआर हुई तो मैं सिर्फ उसका नाम जान पाया। ये महिला ढोंगी है। मुजफ्फरनगर के डीएम की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि उसने अपनी पहचान जानबूझकर छिपाई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने केंद्रीय मंत्री के पीए से रूबी चौधरी के साथ मेरी मीटिंग का जिक्र किया। ये आरोप आधारहीन है और मैं इसका खंडन करता हूं। फर्जी आई कार्ड इश्यू कराने की बात पूरी तरह आधारहीन है, मैं इसका खंडन करता हूं। मैं अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा जिसमें मानहानि का दावा शामिल है। ये सारी बातें कही हैं सौरभ जैन ने।